नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। आज हम आपके लिए लेके आए हुए हैं मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा 2023 में 10 अप्रैल से लेके 16 अप्रैल तक में पूछे जाने वाले प्रश्न। जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो प्रश्न पूछे गए हैं, जितने प्रश्न हम लोगों के पास में आ चुके हैं, उन्हीं प्रश्नों का ये फास्ट रिवीजन है। तो चलिए दोस्तों, अपन चालू करते हैं। हर बार की तरह लेट नहीं करेंगे। यदि आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना हो तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपको पीडीएफ उसी पर प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, उसको आप लोग चेक कर लीजिएगा और वहां से टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। चलिए चालू करते हैं अपन। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? ये प्रश्न आया था 10 तारीख में, तो था जगदीश धनखड़। कौन है? जगदीश धनखड़, है ना। चलिए आगे चलते हैं। पहला प्रश्न था कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीश धनखड़। दूसरा प्रश्न है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? तो अनुच्छेद 75 के तहत। टोडरमल किसके राजस्व मंत्री या वित्त मंत्री थे? ये हम सबको पता है, अकबर के, है ना। भारत में किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र हैं? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश वैसे भी वनों के लिए जाना जाता है। अमेरिका की मुद्रा डॉलर में सिंबल को क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं दोस्तों? अमेरिकी डॉलर। ठीक है। भूषण की रचना, एक तरीके से ये जो प्रश्न था दोस्तों, अमेरिका की मुद्रा डॉलर में सिंबल को क्या बोलते हैं? जैसे कि हमारे यहाँ रुपया चलता है तो वहां पर क्या चलता है? अमेरिकी डॉलर। ठीक है। भूषण की रचना है या रचना किसकी है, इससे संबंधित प्रश्न था दोस्तों। तो भूषण की जो रचनाएं हैं उनको देख लें। प्रश्नों में अगर देखा जाए पटवारी वाली परीक्षा में, अब जो प्रश्नों का लेवल है दोस्तों, उसमें हम देख रहे हैं कि रचनाओं से संबंधित प्रश्न हर एक परीक्षा में आ रहा है। किसी एक कवि को रख देते हैं और फिर पूछते हैं कि उनकी रचना क्या है, या फिर किसी रचना को रख देते हैं और पूछते हैं कि यह रचना किसकी है। तो चलिए देखते हैं। भूषण की रचनाओं में शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, भूषण हजारा और दुष्णो उल्लास। अब मैं आप लोगों के लिए बता दूं दोस्तों, भूषण दरअसल शिवराज, एक तरीके से देखा जाए तो जो शिवाजी थे, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, उन्हीं के बारे में इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, एक तरीके से देखा जाए उन्हीं को केंद्र में रखकर लिखी गई हैं। इसके अलावा उन्हीं के समकालीन छत्रसाल थे, तो छत्रसाल के बारे में भी उन्होंने अपनी कविताओं में या अपनी जो रचनाएं हैं उनमें लिखा हुआ है। ठीक है। अब प्रश्न है कि संस्कृत में छंद रहित सबसे अधिक रचना किसने लिखी है? छंद रहित तो कालिदास ने। कालिदास को तो हम जानते ही हैं कि भारत का शेक्सपियर इनको कहा जाता है। एक इन पर सेपरेट जो क्लास है वो अपलोड कर दी गई है। आप लोग जाएंगे इसी प्लेलिस्ट में 2023 पटवारी वाले में, तो आप लोग देख लेंगे कि इसमें जैसे कि एक तरीके से देखा जाए तो गुफाओं से संबंधित जो प्रश्न शुरुआत में आ रहे थे, इसके अलावा देखा जाए तो नदियों से प्रश्न थे, बांधों से प्रश्न थे, उसी प्रकार से एक कवियों से भी प्रश्न था। तो उनकी एक अलग क्लास हो चुकी है, उसको आप लोग देख लेंगे। तो कालिदास की रचनाएं, भर्तृहरि की रचनाएं, भूषण की रचनाएं, वो सभी रचनाएं उसमें कवर कर ली गई हैं। तो उसको आप लोग जरूर देखें यदि आप लोगों का पेपर है। नहीं है पेपर तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। कथकली को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसके अन्य नाम जो हैं कुटियट्टम, कृष्णाट्टम और कलिरी पट्टैट। कलिरी पट्टैट, ये इसके 3 नाम और हैं। किसके? कथकली को। निम्नलिखित में से कौन से खारे पानी की झील है? तो उसमें जो ऑप्शन थे, ऑप्शन नहीं मिल पाए हैं। फिलहाल आप लोग ये लोग देख लें कि कौन कौन सी खारे पानी की झीलें हैं। चिल्का है, क्लियर, पेंगोंग है, पचपदरा है, पुलिकट है, लोनार है और सांभर है। ठीक, ये जो है ये खारे पानी की झीलें हैं। दिसंबर 2022 में अंतरराष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों? गोवा में। कहाँ था? गोवा में। चलिए आगे चलते हैं। दिसंबर 2022 में 9वां विश्व आयुर्वेद सम्मेलन, 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है दोस्तों? गोवा में। 8 से 11 दिसंबर को। कब? 8 से 11 दिसंबर को गोवा में किया गया है। तैमूर का शासन कब था? भारत पर कब आक्रमण किया? ये प्रश्न था दोस्तों। तो 8 अप्रैल 1336 से 18 फरवरी 1405 तक। क्लियर है। चलिए, विश्व का एमडी और सीईओ कौन है? अब इसमें ये जो प्रश्न है विश्व का एमडी, तो ये विश्व का, इसके बाद प्रश्न ये क्लियर नहीं हो पाया है कि किससे संबंधित है। यदि आप लोगों को प्रश्न मालूम हो, आप लोगों ने पेपर दिया हो, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
भारतीय खाद्य निगम का गठन कब हुआ था दोस्तों, ये प्रश्न आ चुका है और रिपीटेड प्रश्न है, एक बार और प्रश्न आया था, इसकी चर्चा अपन कर चुके हैं। 14 जनवरी 1965 को, ठीक है, 14 जनवरी 1965। इसके अलावा प्रश्न थे, जनवरी में कोई योजना आई थी, उससे संबंधित दो प्रश्न थे। किस अभिनेता को बीसीसी अवार्ड, इससे संबंधित एक प्रश्न था, क्लियर नहीं है। एक लॉन्च हुआ था, ऐसा करके प्रश्न था, अब क्या लॉन्च हुआ था ये भी क्लियर नहीं है। स्पोर्ट्स से प्रश्न था, मानव संग्रहालय से प्रश्न था, और एक कोई था वस्तु टाइप की थी कि ये किस राजा से संबंधित हैं, इससे संबंधित एक प्रश्न था। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। लोहे में जंग लगना, ये प्रश्न आया हुआ है जनरल साइंस से, सामान्य विज्ञान से। तो क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो नॉर्मल 206 होती हैं, जब बचपन में होते हैं तो 300 से ज़्यादा हड्डियां होती हैं, बाद में ये जुड़ जुड़कर 206 हो जाती हैं। पशु आहार में कौन सा तत्व होता है, देखिए नॉर्मल सा प्रश्न था। पशु आहार में जो मनुष्य के पास में होते हैं वही उनके पास भी होते हैं आहार में, अगर देखा जाए तो। पशु आहार के तत्व रासायनिक संरचना के अनुसार, देखिए कार्बोहाइड्रेट हमारे मनुष्यों में भी है, वसा मनुष्यों में भी है, प्रोटीन भी है, विटामिन भी है, खनिज लवण है, और भोजन के प्रमुख तत्व हैं। क्लियर हो गया, तो ये पशु आहार में मेन तत्व होते हैं। ऊतक से प्रश्न थे दोस्तों, जीव जंतुओं से प्रश्न थे, बीमारी से प्रश्न थे, घर्षण से प्रश्न थे, हाइड्रोजन के जलने से क्या बनेगा, एक ये प्रश्न था दोस्तों, पर ऑप्शन अगर देखे जाए तो उसमें था, तो जिसमें क्या बन जाएगा, जल। क्लियर। पारिस्थितिकीय तंत्र, मानव जीवन, वनस्पतिक, समुद्र किसमें आते हैं, एक प्रश्न इससे संबंधित था, लेकिन प्रश्न क्लियर नहीं हो पाया है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। लोहे का संक्षारण कैसे होता है, एक प्रश्न ये था दोस्तों, इसको समझ लीजिए। जब धातुओं को, धातु समझ रहे हैं ना, को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है, तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी की उपस्थिति से धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, वही संक्षारण कहलाता है। तो वही लोहे का संक्षारण भी होगा, है ना। किस टेम्परेचर पर हाइड्रोजन को इतना गर्म करेंगे, एक प्रश्न इससे संबंधित था दोस्तों। एक प्रश्न था प्रोटीनियम और ड्यूटीरियम, ये टीरियम नहीं था, ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम से प्रश्न था, ड्यू। क्लियर। चलिए अब मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा 2023 जो 11 अप्रैल में पूछे गए प्रश्न हैं, उन पर चर्चा करते हैं अपन। दुनिया में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तों, ब्राजील। क्लियर। हाल ही में क्रिकेट खिलाड़ी सैन वॉर्न का निधन हुआ, वो किस देश के थे दोस्तों, मेरा फेवरेट रहा है सैन वॉर्न, अब हालांकि इनका निधन हो चुका है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, और ये एक तरीके से ऑलराउंडर थे। इनकी बॉलिंग के लिए इनको ज़्यादा जाना जाता है, और बैटिंग भी इनकी बहुत ही गजब थी। चलिए, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी, तो सुष्मिता सेन। कौन थी, सुष्मिता सेन। चलिए आगे चलते हैं। संगीत का स्वर्णकाल किस काल को कहा जाता है, संगीत का स्वर्णकाल किस काल को कहा जाता है, मध्यकाल को। ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, क्लियर, और कौन करता है ताज महोत्सव, तो आगरा में पूर्वी द्वार के पास शिल्पग्राम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, आगरा में पूर्वी द्वार के पास शिल्पग्राम में मनाया जाता है। दलाई लामा को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो दोस्तों 1989 में नोबेल का शांति पुरस्कार। क्लियर, नोबेल का शांति पुरस्कार। ईरान में कौन सी संपदा पाई जाती है, ईरान को हम किस लिए याद करते हैं दोस्तों, कच्चे तेल होते हैं, है ना, कच्चे तेल के भंडार, तेल और प्राकृतिक गैस। यहाँ पर पेट्रोल की कीमत बहुत ही कम होती है, पर भारत आते आते वो बढ़ जाती है ना। चलिए, और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो ईरान बहुत ज़्यादा संपन्न भी है, किसकी वजह से, इन्हीं कच्चे तेल और भंडारों की वजह से। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता से मुंबई कब स्थानांतरित किया गया, दमदार प्रश्न था दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों ने इसको गलत भी किया होगा, तो इसका जो आंसर है वो 1937 है, 1987 में। राष्ट्रपति भवन की स्थापना और निर्माण कब पूरा हुआ, ये मीडियम प्रश्न है, इसको अधिकतम लोगों ने कर दिया होगा 1929 में। कब है, 1929 में। क्लियर है। अब प्रश्न थे दोस्तों, किसी फुटबॉलर ने संन्यास लिया है, वो किस देश के हैं, तो जो फुटबॉलर थे उनका नाम क्लियर नहीं हो पाया है, अगर आप लोगों ने पेपर दे लिया हो तो बताइएगा। हिमाचल के राज्यपाल के द्वारा एक सम्मान से प्रश्न था कि उन्होंने किसको क्या सम्मान दिया, इस प्रकार से कोई प्रश्न था। सिंगापुर में प्रश्न था, स्पोर्ट्स से प्रश्न थे, और किससे क्षेत्र संबंधित था, यानी क्षेत्र को लेकर भी एक प्रश्न था। अब देखते हैं मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा 12 अप्रैल में पूछे जाने वाले प्रश्न।
क्षिप्रा नदी किस नदी में जाकर मिलती है? क्षिप्रा नदी किस नदी में जाकर मिलती है? किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों ये चंबल की सहायक नदी है। सबसे शुरुआत में भी ये प्रश्न आ चुका है, बीच में भी ये प्रश्न आया है और अंतिम तक ये प्रश्न बार बार आ रहा है, तो भूलिएगा नहीं। भारत के मिसाइल मैन के रूप में किन्हें जाना जाता है? बहुत सरल है, एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के ये राष्ट्रपति भी रहे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम। आप लोगों को इनका फुल नाम मालूम हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। मुझे मालूम है लेकिन मैं यहाँ पर चर्चा उसकी नहीं करूँगा, आप लोग कमेंट में उसको लिख दीजिएगा। बहुत सारे लड़कों के लिए फ़ायदा हो जाएगा। बहुत सारे लड़के इनका फुल नाम नहीं जानते, लेकिन परीक्षाओं में बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? चलिए देख लेते हैं इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। दिनकर की मुख्य रचनाएं हैं रेणुका 1935, कुरुक्षेत्र 1946, रश्मि रथी 1952। सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों रश्मि रथी। कौन सी है? रश्मि रथी। उर्वशी 1961 और परशुराम की प्रतीक्षा 1963। इस रश्मि रथी को आप लोग याद रखिएगा। रश्मि रथी का मतलब होता है, रश्मि का मतलब होता है किरण, और रथी यानी जो सूर्य की किरण से जन्मी है या सूर्य की किरण से संबंधित है। रश्मि रथी दरअसल कर्ण को कहा गया है। महाभारत में एक पात्र कर्ण को आप जानते हैं, बिना कर्ण के महाभारत अधूरी है। आप समझेंगे कि बिना अर्जुन के अधूरी है, बिल्कुल गलत है। यदि कर्ण महाभारत में नहीं होता तो महाभारत होती ही नहीं, इस बात को आप समझ लें। क्योंकि यदि कर्ण है तभी दुर्योधन के अंदर दम है लड़ाई करने की। दुर्योधन बिल्कुल भी इसलिए लड़ाई नहीं करता कि उसके पास में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जैसे महान महान आदमी हैं। वो सिर्फ इसीलिए युद्ध कर लेता है कि उसके पास में कर्ण जैसा एक अच्छा दोस्त है। तो उन्हीं की ये पूरी रचना है रश्मि रथी। कभी मौका मिले तो इनको पढ़िएगा जरूर। चलिए आगे चलते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद के द्वारा महाभियोग के जरिए। किसके द्वारा? संसद के द्वारा महाभियोग के जरिए। पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? 1951 में। आप लोगों ने देखा होगा शुरुआती परीक्षाओं में पंचवर्षीय योजनाओं से काफी प्रश्न आए हुए थे। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। झरना है, आंसू है, लहर है। कामायनी इनका सबसे प्रसिद्ध रचना है। प्रेम पथिक है, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, पुवस्व स्वामिनी है, जन्मेजय है, और नाग यज्ञ राजश्री है। नाग यज्ञ राजश्री है। तो झरना, आंसू, लहर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कामायनी। याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। आप लोग बचपन से भी पढ़ते आ रहे होंगे। दरअसल सर्दी की वजह से आवाज़ थोड़ी दबी दबी आप लोगों को लग रही होगी, मौसम चेंज हुआ है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में चंद्रगढ़ का किला स्थित है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश का पहला हवाई अड्डा कौन सा था? तो राजा भोज हवाई अड्डा जो है वह पहला हवाई अड्डा है, ये याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? समझिएगा बात को, ये पहला हवाई अड्डा है तो राजा भोज लगाएंगे आप, और पहला अंतरराष्ट्रीय आ जाए तो भैया इंदौर वाला लगा दीजिएगा, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। क्लियर है? चलिए, भारत की आर्थिक वित्तीय राजधानी कौन सी है? तो मुंबई है दोस्तों। कौन सी है? मुंबई है। भारत की पवित्र राजधानी यदि पूछ लिया जाए तो क्या लगा देंगे आप? वाराणसी लगा दीजिएगा। हाँ, वाराणसी। अभी दरअसल हम वाराणसी ही गए थे, इसी वजह से कुछ वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। ठीक है। काशी विश्वनाथ, आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ। इसके अलावा बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश भी वहाँ पर दिए थे, है ना। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सर्वप्रथम अपने उपदेश बनारस के सारनाथ में दिए थे, है ना, सारनाथ में दिए थे। चलिए, यहीं पर हम लोग घूमने के लिए भी गए थे, जो अपनी क्लासें जो थी वो नहीं हो पा रही थी, तो आपके दो प्रश्न और उससे क्लियर हो गए। एक तो बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश था वो बनारस के सारनाथ में दिया। इसके अलावा देखा जाए तो काशी विश्वनाथ में एक ज्योतिर्लिंग भी है ना। बनारस को ही वाराणसी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय किस स्थान पर स्थापित करने की योजना है? समझिए क्या बोल रहा है, समुद्री संग्रहालय। ये लोथल गुजरात में। कहाँ? लोथल गुजरात में। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया और उनकी संख्या कितनी थी? बार बार ये प्रश्न आता है दोस्तों, इस तारीख को अच्छे से याद कर लें। 19 जुलाई 1969 को, 19 जुलाई 1969 को 14 प्रमुख, ये संख्या भी याद रखें, 14 प्रमुख निजी वाणिज्यिक बैंकों को। हैंले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो उत्तर है 87वां। कौन सा है? 87वां।
लुसाई हिल्स कहाँ स्थित है? तो यह त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा पर स्थित है। तीरंदाजी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? ये प्रश्न आया हुआ था ऑप्शन में, इसमें भूटान था, तो आंसर इसका क्या है दोस्तों? भूटान। अनुच्छेद 155 किससे संबंधित है? तो यह राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? राज्यपाल की नियुक्ति से। इल्बर्ट बिल किससे संबंधित था? तो वाइसराय लॉर्ड रिपन ने। अब समझ लीजिए इल्बर्ट बिल था क्या। इल्बर्ट बिल दरअसल दोस्तों देखा जाए तो किससे संबंधित है? ऑप्शन नहीं मिल पाए हैं, लेकिन इसके बारे में आप जानकारी ले लीजिए। इल्बर्ट बिल वाइसराय लॉर्ड रिपन के समय पर आ रहा है। रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है, यानी रिपन का जो कार्यकाल है या रिपन का जो समय है उसको भारत में अच्छी तरीके से देखा जाता है। अब इन्होंने किया क्या है थोड़ा समझिए। इल्बर्ट बिल ये लेके आए। इल्बर्ट बिल का मतलब था कि पूरे भारत में एक समान कानून संहिता को लागू कर देना। अब चूंकि एक समान कानून संहिता लागू हो जाती है तो उसमें क्या परिवर्तन हुए? परिवर्तन ये हो गया कि पहले ये नियम था कि यदि अंग्रेजों का मुकदमा है तो अंग्रेज जज ही लड़ेंगे, किंतु अब यदि अंग्रेजों का मुकदमा है तो उसमें अंग्रेज जज तो लड़ सकते हैं उनका मुकदमा, मतलब अंग्रेज जज जो हैं फैसला सुना सकते हैं, हिंदू जज भी उसमें फैसला सुना सकते हैं। अब ये वाली बात अंग्रेजों को बेकार लगने लगी, क्योंकि उनके पेट में दर्द हो गया। उन्होंने कहा कि यार हमारा फैसला यदि हिंदू करेंगे तो हमारे पक्ष में करेंगे ही नहीं, और चूंकि उन्होंने हमको गुलाम बना रखा था तो वो इसको अपना एक तरीके से देखा जाए तो अपनी बेइज्जती भी समझते थे। इस चक्कर में इल्बर्ट बिल का विरोध हो जाता है, और यही विरोध श्वेत विद्रोह के नाम से भी जाना गया। इसी को हम इतिहास में श्वेत विद्रोह भी कहते हैं। तो ये इस प्रकार से बिल था, हालांकि इस बिल को बाद में फिर वापस ले लिया जाता है। तो वाइसराय लॉर्ड रिपन याद रखें 9 फरवरी 1883 को हुआ था। समस्त देश में एक फौजदारी कानून को लागू कर दिया गया था, याद रखिएगा। ज़्यादा अगर गहरे आदमी हैं आप लोग, गहरे से मेरा मतलब है कि पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग इस फौजदारी शब्द को याद रखिएगा, क्योंकि दो होते हैं, एक फौजदारी होता है और एक सिविल होता है। फौजदारी का मतलब होता है लड़ाई झगड़े वाले, और एक नॉर्मल होता है सिविल, जिसमें पैसे से लेन देन वाला काम होता है। दूसरे को हम सिविल ना बोल के दीवानी बोलते हैं, एक फौजदारी और एक दीवानी। चलिए आगे चलते हैं। एशियाई खेलों से प्रश्न था और वेदों से संबंधित प्रश्न था। चूंकि फास्ट रिवीजन है, नहीं तो एक प्रश्न पे यदि रुक जाते हैं तो फिर समय लग जाएगा, है ना, इसीलिए सभी को अपन को कवर करना है। मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा 2023 में 13 अप्रैल में पूछे जाने वाले प्रश्न। 13 को कौन कौन से पूछे गए हैं देख लेते हैं। प्रियदर्शी किसे बोलते हैं? ये प्रिय है दोस्तों, ये जो लिखा हुआ है प्रियदर्शी, प्रियदर्शी क्लियर है। ये प्रश्न आया था तो सम्राट अशोक को अशोक के अभिलेखों में देवा नाम प्रियदर्शी के नाम से संबोधित किया गया है। देवा नाम प्रियदर्शी का मतलब है कि देवताओं को प्रिय लगने वाला, इसका अर्थ ये होता है, ठीक है। तो इसको सम्राट अशोक को। भीमराव अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे? एक ये प्रश्न था दोस्तों, तो वो जो ऑप्शन था उसमें केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष नहीं थे। क्लियर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। एक के और अध्यक्ष थे, जल्दी से कमेंट में बता दीजिएगा, है ना। हाल ही में नई दिल्ली में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने। किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिसर के अध्यक्ष कौन है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री होते हैं दोस्तों। अब इस समय पर कौन है? तो निर्मला सीतारमण। पहले कौन थे? अरुण जेटली थे, है ना, अब तो वो खत्म हो चुके हैं। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? देखिए इन्हीं परीक्षाओं में दूसरी बार प्रश्न है, इससे संबंधित एक पूरी की पूरी क्लास है दोस्तों, उसमें आप लोग जाइएगा। किसमें? प्लेलिस्ट में देखिएगा। यूथ गेम्स, इंडिया यूथ गेम्स 2022 और 23 के नाम से एक पूरा थंबनेल आपको दिख जाएगा, वहां पर आप इसकी पूरी जानकारी ले लें, 1 नंबर आपका पक्का है। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? तो हेमंत विश्वा शर्मा, याद रखिएगा। ये वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री भी हैं, इसको भी याद रखें। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? एक इससे संबंधित प्रश्न था, यही प्रश्न था या इससे रिलेटेड था, क्लियर नहीं हो पाया है दोस्तों। क्लियर है। वित्त सचिव कौन होता है? वित्त सचिव कौन होता है? तो वित्त मंत्रालय का वरिष्ठतम आईएएस अधिकारी अभी कौन है फिलहाल में? पीवी सोमनाथन। कौन है? पीवी सोमनाथन। अमेरिका प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो केविन मैकार्थी। भारत के उत्तरी भाग में कौन सी जलवायु पाई जाती है? आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु।
दिल्ली सल्तनत का समय काल कितना था? प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का समय काल कितना था? तो 1206 से 1526। सेंसिटिव ट्रेनिंग का दूसरा नाम क्या था? संवेदनशीलता प्रशिक्षण। क्या था? संवेदनशीलता प्रशिक्षण। सार्वजनिक कंपनी में निदेशक की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है दोस्तों। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? मनोहर ममतानी। कौन है? मनोहर ममतानी। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? बृहद्रथ था, है ना? कौन था? बृहद्रथ। मध्य प्रदेश के मंत्री से एक प्रश्न था दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। 15 अप्रैल में पूछे जाने वाले प्रश्न, मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा 2023 15 अप्रैल में कौन कौन से प्रश्न थे, चलिए देखते हैं। मध्य प्रदेश के वर्तमान वन मंत्री कौन है? विजय शाह। दोस्तों मैं फास्ट रिवीजन इसलिए करा रहा हूं आप लोगों के लिए क्योंकि समय आप लोगों के पास में कम है, जल्दी से आप लोग देख लें, इतना बिल्कुल अपने दिमाग में याद कर लें, इससे निश्चित तौर पर आपके 4 से 5 प्रश्न जरूर ही आ जाएंगे। एक एक नंबर की लड़ाई है दोस्तों, है ना। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं कौन सी हैं? ये प्रश्न है। तो रजिया, माटी मूर्तें, जंजीरें और दीवारें, चिता के फूल और गेहूं और गुलाब। गेहूं और गुलाब ये उनकी रचनाएं हैं। याद रखिए ये कॉमा यहाँ पर नहीं है। जंजीरें और दीवारें एक ही है। क्लियर। तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक के लेखक कौन है? तो जियाउद्दीन बर्नी। इनका नाम सुन रखा होगा आपने, जियाउद्दीन बर्नी, ये नाम ऐसा भी आता है, याद रखिएगा। क्लियर। चलिए, ऐशबाग स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो ऐशबाग स्टेडियम जो है वो कहाँ पर है दोस्तों? भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश का पारंपरिक खेल कौन सा है? खो खो। याद रखिएगा, राष्ट्रीय खेल नहीं पूछ रहा है, पारंपरिक खेल पूछ रहा है। राष्ट्रीय खेल मलखंभ है। क्लियर। हाल, क्योंकि उसमें ऑप्शन में मलखंभ था ही नहीं ना। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो 107वां। कौन सा रहा है? 107वां। मध्य प्रदेश में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए कौन से एक्ट के तहत परमिशन लेना होता है? ये भी एक प्रश्न था दोस्तों, पर क्लियर नहीं हो पाया है। आपके पास में प्रश्न हो तो जरूर बताइएगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपते हैं? तो केंद्रीय सरकार को सौंपते हैं या केंद्र सरकार को। धन विधेयक भारत के संविधान में किस अनुच्छेद को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 110। याद रखिए, धन विधेयक पर प्रश्न 2 से 3 बार आ चुका है, हो सकता है आगामी समय में वित्त विधेयक पर आ जाए। तो वित्त विधेयक और धन विधेयक दोनों अलग अलग होते हैं। तो वित्त विधेयक जो है वह 112 में होता है। ठीक है, 112 में अनुच्छेद। धन विधेयक है या नहीं, इस बात को कौन सही दर्शा सकता है, या इस बात को कौन बताएगा कि यह धन विधेयक है या नहीं है? तो याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष। जो लोकसभा अध्यक्ष होंगे वही बताते हैं कि हाँ भाई ये धन विधेयक है या नहीं है। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1992 में। कब किया गया है? 1992 में। पारिस्थितिकी संगठन का सही क्रम कौन सा है? जीव, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी संगठन। पहले आएंगे कौन? जीव, फिर आ गई जनसंख्या, फिर आ गए समुदाय, फिर है पारिस्थितिकी संगठन। उद्योग शुरू करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अलावा किस एक्ट का पालन करना होता है? तो वायु कोष्टक में है प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। ये संख्या जरूर याद रखिएगा, 1981। क्लियर है। चलिए, कर्नाटक में अक्टूबर नवंबर माह में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो कम्बाला। कौन सा मनाया जाता है दोस्तों? कम्बाला। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से प्रश्न था दोस्तों। इसकी स्थापना 2007 में हुई, जिसमें 6 सदस्य होते हैं और कम से कम 2 महिलाएं होती हैं। कब हुई थी स्थापना? 2007 में। क्लियर। चलिए, 16 अप्रैल में देखा जाए तो मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा 2023 16 अप्रैल में पूछे जाने वाले प्रश्न। जम्मू और कश्मीर राज्य में अनुच्छेद 370 को कब निरस्त किया गया? विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया? अभी दिया गया था दोस्तों 5 अगस्त 2019 को। और ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी मोदी जी की सरकार में। जिस काम को बहुत पहले कर लेना था वो 5 अगस्त 2019 को संपन्न हो पाया, इतनी मुसीबतों के बाद। दरअसल होता क्या है दोस्तों, जो पुरानी सरकारें थीं उन सरकार में निर्णय लेने की गजब की क्षमता नहीं थी। वो ये सोचती थी कि यदि हमने इस प्रकार का निर्णय ले लिया तो एक भारत में एक तबका उनका वोट बैंक चला जाएगा। इस चक्कर में कभी किसी ने निर्णय नहीं लिया। पर मोदी जी निश्चित तौर पर इनसे ऊपर उठते हैं, या मोदी जी के साथ में उनका जो पूरा मंत्रिमंडल है, उनकी पूरी सरकार है, वो लोग ऊपर उठकर काम करते हैं और निश्चित तौर पर 5 अगस्त 2019 को
ये अनुच्छेद हटा दिया गया। एक तरीके से 370 जो धारा थी वो हट गई। मध्य प्रदेश में तात्या टोपे स्टेडियम किस जिले में स्थित है? तो भोपाल में है तात्या टोपे स्टेडियम, याद रखिएगा। और तात्या टोपे को फांसी शिवपुरी में दी गई थी। तात्या टोपे 1857 की क्रांति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। इन पर अपन ने पिछली क्लासों में काफ़ी चर्चा कर रखी है। जो कि नाना साहिब थे, धोंदू पंत भी जिनको कहा जाता था, उनके सेनापति थे। क्लियर है? चलिए, मध्य प्रदेश एथलेटिक्स संघ किस शहर में स्थित है? तो भोपाल में है। उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से कहाँ स्थानांतरित किया गया है? हल्द्वानी। क्लियर? नाबार्ड की स्थापना किसकी सिफारिश में की गई? बी शिवरामन समिति के। किस बैंक ने अपने बॉन्ड का बंधन नाम रखा है? बंधन बैंक ने अपने बॉन्ड का ही नाम बंधन बैंक रख दिया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ किया है? हिमाचल प्रदेश में। स्लम डॉग मिलेनियर फिल्म में कौन से अभिनेता थे? तो इरफान खान। कौन थे? इरफान खान। काफ़ी फेमस फिल्म है दोस्तों ये, स्लम डॉग मिलेनियर। इरफान खान अब ख़त्म हो चुके हैं दोस्तों, है ना, इनको कैंसर हो चुका था। सिंधी लिपि का महत्व किसके लिए है? पाकिस्तान के लिए। सिंधी लिपि का महत्व कहाँ से? पाकिस्तान के लिए। आप लोगों को बता दें दोस्तों, जो आप लोगों ने सिंधियों को देखा होगा, जो अक्सर व्यापारी के रूप में हमको नज़र आते हैं और काफ़ी ज़्यादा व्यापार करते हैं। सिंधी लोग पाकिस्तान के नीचे वाले क्षेत्र से ही भारत आए थे। बंटवारे के समय में कुछ सिंधी भारत आ गए थे, कुछ वो लोग वहीं पर रह गए थे। तो जो भारत आ गए थे दोस्तों, एक तरीके से देखा जाए तो उनका आज भी पूरा देखा जाए तो पूरा व्यापार है। आपने पाकिस्तान के जो नीचे वाला क्षेत्र देखा होगा, बलूचिस्तान के थोड़ा बगल वाला, वहीं पर सिंधी लोगों का अपना काफ़ी सारा व्यापार था, लेकिन बंटवारे के समय उनको आना पड़ा। वही है, ठीक है। तो इसमें प्रश्न ये था कि सिंधी लिपि का महत्व किसके लिए है? तो वो पाकिस्तान के लिए। क्लियर? अब आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान का नाम किस लिए आया है। संगीत मतलब वे मूल रूप से पाकिस्तान से ही थे। संगीत रत्नाकर ग्रंथ किस शताब्दी में लिखा गया है? तो उत्तर है 13वीं शताब्दी में। कब है? 13वीं शताब्दी में। आदिवासी लोगों के तिरंगे का कलर कौन सा होता है? अपन ने इस पर काफी चर्चा की थी दोस्तों, क्योंकि बिरसा मुंडा संबंधित हैं। तो सफेद रंग का। कैसा? सफेद रंग का। भारत में लौटता हुआ मानसून आता है, तो मानसून कहाँ पर होता है? भारत के पूर्वी तट से तमिलनाडु तट पर। कहाँ पर? पूर्वी तट से तमिलनाडु तट पर। स्पाइस ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? केरल को। स्पाइस ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? केरल को। स्पाइस यानी क्या होता है दोस्तों? मसाले। भारत में मसालों का बगीचा भी केरल को कहा जाता है ना, सबसे ज़्यादा मसाला यही होता है। काली मिर्च। भारत में अंतिम परिसीमन कब हुआ था? 2002 में। परिसीमन का मतलब है कि सीटों को निश्चित कर दिया गया है कि हाँ भैया, अब अभी तक में जो सीटें हैं वो बढ़ेंगी नहीं। तो यह 2002 में हुआ था। सीटें दोस्तों लोकसभा की, विधानसभा की, है ना। संगीत सार के रचयिता का नाम क्या है? महाराजा प्रताप सिंह। एक प्रश्न ये आया था, संगीत सार के रचयिता का नाम क्या है? महाराजा प्रताप सिंह। ये वाला प्रश्न काफ़ी लोगों से गलत हुआ होगा दोस्तों, अपने अनुभव से बता रहा हूँ, है ना। ग्वालियर की रानी लक्ष्मीबाई से प्रश्न था। प्रश्न क्या था ये क्लियर नहीं है। 2010 का करंट बीमा पॉलिसी प्रश्न, इस पे भी एक प्रश्न था। नए अधिनियम लागू हुए, उससे भी संबंधित प्रश्न था। और एक सिंधु सभ्यता से प्रश्न था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास है वो समाप्त होती है। कल से कंटिन्यू ये क्लास चालू रहेगी। पटवारी में जो भी एनालिसिस हो रहा है वो फिर से चालू हो गया है, इसको आप लोग जरूर देखें दोस्तों। अगर आप लोगों का पेपर है, अगर आपका पेपर नहीं है, तो आपके समय से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए और कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास को अपन समाप्त करते हैं। नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास।